नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मेंस डिस्कशन का सेकंड लेक्चर है ये। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर इसको प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, है ना। इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है लोगों को। तो आज से हम क्या करेंगे ना कि मिनिमम एक दिन पर रोज़ ही लगभग में, नहीं पॉसिबल होगा तो एक दिन बाद करके मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा मेंस डिस्कशन के व्यू से, क्योंकि प्री तो बहुत सारे लोग पास कर जाते हैं, मेंस में अटक जाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, कल हमने 66वीं बीपीएससी का पेपर देखा था कि कैसे क्या आता था, पूरा फॉर्मेट भी मैंने बताया था कि हिंदी का पेपर 100 नंबर का आता है, GS1 100 नंबर का आता है, GS2 100 नंबर का 300 नंबर का आता है, GS1 300 नंबर का, GS2 आता है 300 नंबर का ऑप्शनल आता है। तो और 900 नंबर में से आपके मेंस के मार्क्स बनते हैं। कल हमने सारा डिस्कस कर लिया था। और हिंदी में आपको 100 में से मात्र 30 नंबर लाना होता है, जो बहुत ही आसान होता है। आज हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। रोज़ कम से कम एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, आपको मैं आंसर भी दिखाऊंगा अंत में। आज मैं आपके लिए एक आंसर लिख के लाया हूँ, यहाँ पर चलिए दिखा देता हूँ। 1917 के जो चंपारण सत्याग्रह है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। पूरा आंसर मैं आपको बताऊँगा। और इसको लिखना मत, इसका आपको PDF मिल जाएगा। कल एक बच्चे ने लिख लिया था, फिर उसने कमेंट किया था। ओके, तो हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चन किस तरह का आता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों को अगर ये दिक्कत आ रही हो कि आप क्वेश्चन लिखना चाह रहे हो तो आप लिखिए। लिख के अगर चेक कराने में दिक्कत आए तो मैं तो व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी नहीं चलाता जहाँ पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर अब आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं वहाँ पर मूल्यांकन करके आपको सटीक तरीके से बता दूंगा कि कहाँ पर क्या गलती है, क्या सही है। अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा होगी कि मैं चेक करूँ, तो ही आप उस चीज़ को अप्रोच करोगे। मैं उसका लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ से। अगर आपकी इच्छा होगी तो, कोई फोर्सफुली नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर बनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एक बच्चा भी कोई भेजेगा तो मैं उसका भी चेक करके आपको बता दूंगा। क्वेश्चंस इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं लगभग में सारे क्वेश्चंस का आपको अप्रोच बताऊँगा। तो GS1 का पेपर है ये। पहला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या हुआ। कल मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कीवर्ड्स ढूंढने हैं। 1857 का विद्रोह, कारण, बिहार में प्रभाव, यही इसके 4 कीवर्ड्स हैं जिस पर हमें पूरा आंसर का फोकस रखना है। आंसर सब लिखते हैं, कीवर्ड्स आप भटकोगे तो आपके नंबर वहीं पर कटने लग जाते हैं। क्वेश्चन कितने नंबर का है और 30 नंबर का है, ये ध्यान में ज़रूर रखना। GS1 में हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे। मैथमेटिक्स जो स्टैटिक्स आता है उसको नहीं करेंगे आज। ओके, तो अब इसमें आप क्या सब लिखोगे। 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या थे। कारण जब भी लिखते हैं किसी भी विद्रोह का तो 2 तरीके के कारण होते हैं। कौन कौन से, तो मैं बताता हूँ। जैसे कारण लिखा मैंने विद्रोह का, पहला कारण होता है किसी भी विद्रोह का, ध्यान से सुनते चलना अंत तक, क्या कॉलम चलना शुरू हो जाएगा आज से। पहला कारण होता है, बस कारण होता है एक, जो बहुत ही सारे कारण होते हैं। इसमें कारण में भी सब डिवीज़न क्या करेंगे हम, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण के बाद राजनीतिक, आर्थिक, उसके अलावा सांस्कृतिक, ये सभी कारण होंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण होंगे। एक और कारण में दूसरे तरह का क्या होता है, ये सब कारण होते हैं जो लॉन्ग टर्म से चले आते। एक होता है कारण जो ट्रिगर करता है उसको, यानी कि तात्कालिक कारण। क्या कहा जाता है उसको, तात्कालिक कारण। इस क्वेश्चंस को आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण में क्या था सबको पता होगा। क्या था कारण तात्कालिक में, तात्कालिक में एकमात्र कारण था वो जो इनफील्ड राइफल आई थी 1856 ईस्वी के दिसंबर में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी का जो अफवाह फैला था चर्बी का, उसके बाद ये विद्रोह है वो ट्रिगर हो गया था, मतलब विद्रोह शुरू हो गया था। क्या उसमें पहले के बहुत सारे कारण नहीं थे, राजाओं के राज्य हर पे गए थे, ये राजनीतिक कारण में आ जाएगा। सामाजिक कारण में क्या थे, जो सैनिक थे, भारत के लोग पहले से ही वर्ण व्यवस्था पर बटे हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों के सैनिकों में इन सारे वर्ण को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया। इसलिए भी इनके अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह की भावना जग उठी थी कि हम कैसे छोटी जाति के लोगों के साथ काम कर सकते हैं। ये गलत है, लेकिन विद्रोह के कारणों में तो ये आएगा ना।
सैन्य कारण में कौन सा कारण था कि जो सेना है उसके साथ विभेद किया जाता था, भारतीय सैनिकों को दोयम दर्जे का माना जाता था, है ना। तो जब आप कारण लिखोगे तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। डलहौजी की हड़प नीति को आपको लिखना पड़ेगा, डलहौजी ने हड़प नीति जो लाया था। उसके अलावा विलियम बेंटिक, जिसने भारत के समाज को सुधारने के लिए बड़ा ही निर्णायक तरीके से बहुत सारे कदम उठाए, लेकिन उसके कदम भारतीय लोगों को मंजूर नहीं हो रहे थे। रूढ़िवादी समाज को, सती प्रथा का अंत किया था उसने, यहाँ के लोग वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके अलावा जो कन्यावध प्रथा थी उसको भी उसने रोक लगा दी थी। तो इस सब को लोग क्या मानते थे कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है ये आदमी, अंग्रेज लोग। इसके अलावा आप किस आंदोलन को बोलोगे? वहाबी आंदोलन जो चल रहा था, जिसने भारतीय मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया, इसको आप एक बड़ा कारण मानोगे। इसके पहले कौन सा हुआ था? 1856 ईस्वी के आसपास संथालों का विद्रोह हुआ है। आर्थिक रीजन से क्या हुआ था? उनके खेत छीन ले गए थे, है ना। तो ये सब क्या कारण हुए मोटा मोटी? इन सब कारणों को आपको डिवीज़न करना है। सबसे पहले किस में कि कारण जो हैं अधिक दिनों से चलने वाले एक कारण हैं, जिसमें आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये सब कारण लिखोगे। धार्मिक कारण भी हैं। उसके अलावा आप शॉर्ट टर्म में क्या लिखोगे कि तात्कालिक कारण के रूप में इनफील्ड राइफल के प्रयोग को जब लाया गया अंग्रेजी सेना में, तो उसके कारण से विद्रोह भड़क उठा था, है ना। तो जब आप कारण ये लिखोगे, कारण से पहले आप 1857 विद्रोह के बारे में लिखोगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कहाँ पर सबसे पहली बार हुआ था। बैरकपुर छावनी मंगल पांडे जी ने शुरू किया था, आप उसके बारे में लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रो वाला सेक्शन, जिसमें हम इंट्रो देंगे 1857 के। सबसे नीचे ले चलता हूँ, वहाँ पर पेज खाली है, फिर मैं बता देता हूँ, फिर ऊपर आ जाएंगे हम। जैसे यहाँ पर आ जाएंगे हम, सबसे पहले हम क्या देंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 1857 का इंट्रो, कि 1857 आखिर क्या था, है ना, लिख लेंगे। उसके बाद हम ऐसे गोला बनाएंगे, कारण, कारण का गोला बनाया। यहाँ पर लिखेंगे सामाजिक कारण, यहाँ पर लिखेंगे आर्थिक कारण, यहाँ पर लिखेंगे राजनीतिक कारण, यहाँ पर लिखेंगे धार्मिक कारण। अब हम फिर क्या करेंगे? कल मैंने बताया था, पहला हेडिंग बनाएंगे सामाजिक कारण। अब इसमें हम हेडिंग बना लिया। अब इसको ऐसे ऐसे करके आप लिख सकते हैं, या फिर सामाजिक कारण लिखा, उसके अलावा यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ऐसे करके लिख लेंगे। जब कारण खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चन के अगले भाग पर आते हैं। क्वेश्चन का अगला भाग क्या था कि बिहार में उसके क्या प्रभाव पड़े। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना कि बिहार में उसके क्या प्रभाव पड़े। तो आप फिर बिहार में जो 1857 का प्रभाव है वो हमने दृष्टि IAS के बुक से पढ़ा है, बिहार समग्र। वहाँ से आपको PT के लिए ही नहीं, वो मेंस के लिए आपको लिखना आना चाहिए, कलम चलना चाहिए उस विषय पर, बिहार में जो प्रभाव पड़े थे उसका। इसका बाद क्या लिखोगे? परिणाम के रूप में क्या हुआ? पील आयोग का गठन हुआ था, जिसने क्या बोला था कि बिहार UP से सैनिकों की जो बहाली है उसको कम कर दो। तो बिहार पर ये भी तो प्रभाव पड़ा, बिहार के सैनिकों की संख्या कम हो गई धीरे धीरे, है ना। तो ये सब कारण जब आप लिखोगे तब जाके आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। लिखने की कोशिश करना। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 1858 से 1914 के दौरान बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के संप्रसार का वर्णन कीजिए। 1858 ही क्यों बोला है इसने? अब ये मुझे बताओ। 1856 ईस्वी के आसपास, 1854 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिशों ने एक आयोग का गठन किया था, जिसका काम था कि भारत में शिक्षा और दीक्षा का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, इसको देखना। उससे पहले अगर हम चलें तो 1832 ईस्वी के 33 ईस्वी के आसपास जब विलियम बेंटिक था भारत में गवर्नर जनरल, तो किसकी अध्यक्षता में? मैकाले नाम था। मैकाले की अध्यक्षता में प्राच्य और पाश्चात्य विवाद का हम देखते हैं, है ना। जिसके बाद 1913 का भी आप संदर्भ दे सकते हैं, 1813 का, जिसमें पहली बार क्या किया गया था? 1 लाख रुपए रखा गया था भारत में शिक्षा दीक्षा खर्च के लिए। और मैकाले के बाद क्या आया था? निस्पंदन सिद्धांत, जिसको कहा जाता है निस्पंदन सिद्धांत। इसमें क्या था कि आप उच्च वर्ग जो समाज के हैं उनको आप शिक्षित दीक्षित कर दो। इससे क्या होगा? जब उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा तो नीचे के वर्ग तक शिक्षा अपने आप पहुंच जाएगी। यही था निस्पंदन सिद्धांत, मैकाले के समय में लाया गया था। क्यों लाया गया था भारत में शिक्षा पद्धति? तो इनको ब्राउन अंग्रेज बनाना था, मतलब ऐसे भारतीय जो अंग्रेजों की राजभक्ति कर सकें, उनके लिए क्लर्क का काम कर सकें, समझ रहे हो ना, किरानी का। 1858 से जब आप शुरू करेंगे तो आप बताएंगे कि वुड डिस्पैच के आधार पर पहली बार 1857 ईस्वी में दिल्ली नहीं था उस समय था बम्बई,
बम्बई, मद्रास और कहाँ पर, कलकत्ता में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। जब आप यहाँ से लिखोगे तो उस समय बिहार जो था वो किसका भाग था, बंगाल का ही भाग था। ओके, तो उस समय उसी के देखरेख में बिहार में उस समय क्या होता था, शिक्षा पद्धति पूरे देश में जब 3 विश्वविद्यालय बन गए तो पूरे देश में शिक्षा पद्धति एक तरह से शुरू हो गई। और उसके बाद कौन सा आयोग आता है, उसके बाद वुड डिस्पैच के बाद आता है हंटर आयोग। शिक्षा के लिए जो सभी आयोग हैं उन सबको आपको लिखना पड़ेगा। 1914 तक पूछा है आपसे। हंटर आयोग लिखेंगे, फिर आप रैले आयोग लिखेंगे जो यूनिवर्सिटी कमीशन के लिए आते हैं, फिर आप बताएंगे कि पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई है। बिहार में और जो लोकल गुरुकुल वगैरह काम करते थे, जैसे नॉर्थ बिहार का जो भाग है मिथिलांचल का क्षेत्र, वहाँ पर बहुत प्राचीन गुरुकुल पद्धति रही है हमेशा से ही। ओके, उसके बाद जो वहाँ के छोटे मोटे देसी राजा जो थे बिहार के, उन्होंने जो प्रयास किए थे शिक्षा दीक्षा देने के लिए, आप उसको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कोई इजी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हम देश के स्तर पर जब हम पढ़ते हैं शिक्षा का विकास तो हम आसानी से लिख सकते हैं। वुड डिस्पैच आया, हंटर आयोग आया, रैले कमीशन आया, उसके बाद से हर्टोग कमीशन आता है शिक्षा के लिए, फिर गांधी जी का वर्धा प्रस्ताव है, फिर 1952 में जो राधा कृष्णन जी हैं उनकी अनुशंसा पर यूजीसी का गठन हो जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। तो देश के लिए तो आसान होता है, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब आपको पाश्चात्य शिक्षा लिखना होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको एक मोटा मोटी आइडिया दिया है। कहाँ से शुरू करना है आपको, 1858 से बोले तो वुड डिस्पैच के आधार पर जब 3 यूनिवर्सिटी पहली बार बनाई गई भारत में, वहाँ से आप लिखना इसको शुरू कर सकते हैं। अगला है स्वामी सहजानंद और किसान सभा आंदोलन पर एक टिप्पणी कीजिए। इसका पूरा का पूरा लेक्चर लिया हुआ है मैंने, स्वामी सहजानंद जी वाला। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है मैंने, है ना, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। स्वामी सहजानंद जी किसान आंदोलन के लिए इतने ज़्यादा प्रभावित, इन्होंने इतना प्रभावित किया, मरने 1949 में इनकी मृत्यु हुई है, उससे कुछ दिन पहले इन्होंने भी एक किसान सभा का गठन किया था इन्होंने। तो स्वामी सहजानंद जी और किसान सभा तो एक दूसरे के द्योतक हैं। एक किसान सभा का नाम जब भी आता है स्वामी सहजानंद जी का नाम आता है, स्वामी सहजानंद जी का जब भी नाम आता है तो किसान सभा का नाम आता है। कौन कौन सा, बिहार किसान सभा की बात आती है, अखिल भारतीय किसान सभा की बात आती है 1936 में, जिसका लखनऊ में किसान गठन हुआ था। ओके, तो आप इसको भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको लिखना पड़ेगा। GS 1 में इसलिए कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं क्योंकि उनको बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिखना पड़ता है, आपको डिटेल्ड अध्ययन उसके लिए आपको करना पड़ेगा। KBC नैनो में भी मैंने ये चीज़ पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है और दृष्टि IAS के बुक में भी पढ़ाया हुआ है मैंने। ओके, 38 नंबर में लिखना है तो मिनिमम 4 पेज तो लिखना ही पड़ेगा आपको। किसान, इसमें क्या सब लिखेंगे, सबसे पहले कि किसान सभा के गठन की सबसे पहली बार बात कहाँ पर हुई है। सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा हुआ है, तो वैश्विक स्तर पर, मतलब पूरे देश के स्तर पर 1917 का जो चंपारण आंदोलन है उसको क्या श्रेय दिया जाता है, इसने किसानों को भारतीय चंपारण आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा था। चंपारण आंदोलन का श्रेय सबसे बड़ा यही माना जाता है, जो आगे आएगा क्वेश्चन में। 66वीं UPSC का क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगला क्या है, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के सामाजिक और आर्थिक चिंतन की व्याख्या कीजिए। राम मनोहर लोहिया जी का जो 7 पॉइंट है, जो सबको पता होना चाहिए, 19 आज़ादी के बाद दिया है इन्होंने, उसको आपको ज़रूर याद होना चाहिए। वो मैं भूल रहा हूँ अभी, नहीं तो मैं बता देता। और जयप्रकाश नारायण जी सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे, आर्थिक चिंतन की बात कर रहा है। सामाजिक आंदोलन में क्या होता है, सामाजिक का मतलब यानी कि जो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, यानी कि जो समायोजन की बात करते हैं कि अमीरी गरीबी का भेद कम हो, यानी कि जो सबसे उच्च आय समूह वाला आदमी है और जो सबसे निम्न आय समूह वाला आदमी है, उनके बीच में आय का अंतर कम हो। इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है इसको, है ना। तो इसी की बात करता है समाजवादी। समाजवादी क्या बोलता है कि जो राज्य की संपत्ति है, जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उस पर सरकार का कब्जा होना चाहिए और उसका समान रूप से सब में वितरण होना चाहिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा कर जो होता है वो उच्च होता है, राज्य का हस्तक्षेप उच्च होता है हमेशा। ओके, और ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं जिसमें सामान्य लोगों, सामान्य मानविकी को ज़्यादा लाभ पहुँचे, ना कि व्यापारियों को। समझ रहे हो ना। तो राम मनोहर लोहिया और JP जो हैं, ये दोनों समाजवाद के बहुत बड़े चिंतक रहे हैं भारत में। इनकी जो चिंतन शैली है उस पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अब अगला चलते हैं, पाल कला और भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। पाल कला का सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा बोलोगे आप लोग, तो धर्मपाल के द्वारा बनाया गया
विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। और पाल कला, जब भी पाल कला की, देखो बंगाल की कला जो होता है ना वो भूगोल से प्रभावित होता है सबसे पहली बात तो पाल कला में जब आप जाओगे तो देखोगे कि ये पश्चिम बंगाल के इलाके में है। क्या वहाँ पर पहाड़ पठार पाया जाता है? नहीं के बराबर। वहाँ मिट्टी की अधिकता है। तो ईंट से जो निर्माण की शैली शुरू हुई है ना, ईंटों से, वो पाल कला की बहुत बड़ी देन है। जैसे बांग्लादेश का जो झोपड़ी नुमा भवन मंदिर बनाया गया, झोपड़ी नुमा भवन बनाया गया है, जहाँ पर ईंटों से बनाया गया है दीवार को, पकी हुई ईंटों से, ये पाल कला की सबसे बड़ी विशेषता है। और बौद्धों के रूप में क्या है, बहुत सारे बौद्ध मठों का निर्माण किया था इन्होंने, जो अभी सब बहुत सारे बांग्लादेश में भी पड़ते हैं, कुछ झारखंड के इलाकों में पड़ते हैं, कुछ पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी पड़ते हैं। ओके, पिछले साल भी एक पाल बौद्ध मठ का खनन हुआ था, जहाँ पर पाल बौद्ध कला बहुत सारी मिली थी। और पाल कला के समय बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा प्रचलित हुआ था? तो वज्रयान शाखा। कौन सा? वज्रयान शाखा, जिसके तंत्र मंत्र आधारित जो बौद्ध धर्म होता है उसकी बहुत ज़्यादा प्रचलन थी इसमें। बुद्ध भगवान के अनेकों तरह की मूर्तियाँ बनी हैं, ये आपको पाल कला में लिखना पड़ सकता है। ओके, उसके अलावा क्या है कि पाल काल में ही जो आपको दिखता है कि तो इस समय वज्रयान शाखा अपने चरम पर था। और मैं अगर आपको पाल कला का कुछ उदाहरण दूं तो पाल कला का अधीन ही नालंदा विश्वविद्यालय का काफ़ी विकास हुआ है। कुमारगुप्त ने इसको बनाया जरूर था, लेकिन विकास हुआ है। जगदल का विश्वविद्यालय है एक। उसके अलावा ओदंतपुरी, जिसका निर्माण गोपाल ने करवाया था, सबसे पहला शासक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसका नाम किसने करवाया था, जिसका निर्माण धर्मपाल ने करवाया था, का विकास हुआ था। इसके बाद आप क्या बोलोगे कि बहुत सारे बौद्ध विहार बनाए गए। निर्माण का इनका वस्तु क्या होता था, किस चीज़ से निर्माण करते थे? तो ईंट का बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया था। ईंट का प्रयोग करते थे, पकी हुई मिट्टी का प्रयोग करते थे, पकी हुई ईंटी को, क्योंकि वो बहुत सुगमता से उपलब्ध था उन क्षेत्रों में। अगर आप पाल जहाँ पर शासन करते थे, बिहार, उड़ीसा या फिर बंगाल, इन इलाकों को देखोगे तो, है ना। जैसे सोमपुर विहार है बांग्लादेश में, क्या है, क्या नाम है उसका? सोमपुर विहार। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि सोमपुर विहार जो है वो उनके द्वारा निर्मित भव्य मठों में से एक है, सोमपुर विहार। ओके, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताना। पहले आप क्या लिखोगे कि पालों की स्थापना किसने की? 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? पाल वंश का इतिहास देंगे हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में। सबसे पहले पाल वंश का इतिहास लिख देंगे। पाल वंश के इतिहास के बाद लिखेंगे कि ये किस तरह के थे। तो सहिष्णु शासक थे, लेकिन मूल रूप से बौद्ध धर्म के पालन करता थे। तीसरा फिर क्या लिखेंगे? बॉडी पर आ जाएंगे। बॉडी यानी कि पाल कला के बारे में जितने यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने बोले, या जितने आपको मठ का नाम बताया, एक सोमपुर महाविहार का नाम बताया, इसके अलावा अगर आप गूगल करोगे तो और भी सारे आपको मिल जाएंगे। आप उनके नाम लिखोगे। बनाया किस चीज़ से गया, उनके नाम लिखोगे। एक छोटा सा बिहार बंगाल का मैप बना दोगे या भारत का मैप बना दोगे। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये भारत का मैप हो गया, ऐसे ऐसे ही करके है। तो ये इनका शासन किस इलाके में था? तो इस इलाके में था, बिहार, बंगाल और अभी का बांग्लादेश जो है उस इलाके में था। ओके, तो यहाँ पर आप बता सकते हो। टेराकोटा ईंटों का यूज करते थे। टेराकोटा ईंट का मतलब वही होता है पकी हुई ईंटों का यूज करते थे, ये आप बता सकते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद से क्या आता है इसमें? इनमें से 2 पर आपको टिप्पणी लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राष्ट्रीय आंदोलन, जाति और धर्म पर गांधी जी के विचार, और बिहार में दलित आंदोलन। इन 3 में से किसी भी 2 पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये था पेपर GS1 का। GS2 में आपको पता ही है क्या चीज़ आ जाता है। उसके बाद से खंड 2 है, सॉरी, GS1 का ही खंड 2 पर चलते हैं। इसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछता है। करंट अफेयर हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, हम GS2 पर चल देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और व्यापार के संदर्भ में कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रसार के तरीके पर चर्चा कीजिए। कोविड-19 कैसे फैलती है इसके बारे में बताना आपको। 65वीं BPSC का क्वेश्चन है ये। विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो आती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की जाती है UNSDN के द्वारा, यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है, उसके बारे में आपको पूछा है यहाँ से। करंट अफेयर से डायरेक्ट है। और ऑस्ट्रेलियाई जंगली के बुश फायर के बारे में पूछा है। ब्राज़ील के अमेजन दाह के बारे में पूछा, उसमें बहुत ज़्यादा वनाग्नि की घटना चर्चा में थी। ये डायरेक्ट करंट अफेयर से आता है। तो करंट अफेयर सिर्फ रटने वाला पढ़ के जाओगे तो मेंस नहीं पास कर सकते हो आप। उसके अलावा क्या है अगला कि भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के सामाजिक आर्थिक परिस्थिति निहितार्थों को 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए।
सामाजिक आर्थिक क्या प्रभाव पड़े, जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है, घरेलू हिंसा, उसकी वो बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा इस समय लॉकडाउन के समय। आर्थिक में क्या हुआ, लोगों ने नौकरियों पर विश्वास करना छोड़ दिया, कम कर दिया। आत्मनिर्भर यानी कि खुद से स्वतः लोगों ने अपना व्यापार करने की सोची कि प्राइवेट नौकरी से अच्छा है कि खुद का व्यापार करो। ये भी एक आर्थिक प्रभाव था। जो समाज के सबसे निचले तबके पर लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हुए। जो बीपीएल के रेखा से तुरंत ऊपर उठे थे, बीपीएल से वो मध्यम क्लास की तरफ बढ़े थे, वो फिर से रिटर्न बीपीएल में आ गए, फिर से गरीबी उनको सामना करना पड़ रहा है। तो यही सब सामाजिक आर्थिक निहितार्थ होता है। 38 नंबर में आपको लिखना है, मिशन शक्ति के साथ भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बन गया। आपको पता है कि भारत सरकार ने 2019 के इलेक्शन से ठीक पहले जो अप्रैल में हुआ था, क्या हुआ था कि एक मिसाइल के द्वारा हमने एक सैटेलाइट को मार गिराया था, अपने ही सैटेलाइट पर परीक्षण किया था, उसी को मिशन शक्ति नाम दिया गया था। उसी के बारे में आपसे पूछा है। जीएस पेपर 2 पर चलते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्या पूछा है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से उन्हें वापस ले लिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग फंस जाएंगे, वो क्या बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल सहमत हैं, ऐसा ही हुआ है। क्या ऐसा बोलना चाहिए? हमारे संविधान की आप आलोचना करेंगे क्या यहाँ पर? तो आपको क्या बोलना है कि नहीं, ऐसा ये सही कथन नहीं है। आप इसका खंडन करेंगे और फिर आप समर्थन में लिखेंगे कि नहीं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार भी दिया गया है, उसके रक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी शक्तियां दी गई हैं कि मौलिक अधिकार का जब भी हनन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत, 226 के तहत हाई कोर्ट में और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग। 32 के तहत कहाँ पर जाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। 32 के तहत रिट जारी हो जाएगा किसी पर भी जो भी हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, या फिर न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक जो निरीक्षण किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी आदेश का, जो आदेश हमारे किसी भी मूल अधिकार का हनन करेगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है। फिर आप इसमें क्या बोलोगे? 1973 ईस्वी के केशवानंद भारती जो आई थी फैसला, केशवानंद भारती का फैसला, जिसमें क्या बोला गया था कि कोई भी एक्ट, आदेश, कानून, कुछ भी अगर संविधान के आधारभूत ढांचा पर प्रभाव पड़ता है तो उस कानून को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगा। आधारभूत ढांचा क्या है? अनडिफाइंड है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास बहुत बड़ी शक्ति रखी हुई है। तो ये सब आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमें संविधान ने जो मूल अधिकार दिए हैं वो हमारे पास ही हैं, संविधान ने उसको छीना नहीं है। हाँ, कुछ हद तक सीमित हो जाते हैं। कहाँ पर सीमित हो जाते हैं? जब 352 लागू होता है तब वहाँ पर सीमित हो जाते हैं। या आर्टिकल 19 के 2 को आप प्रावधान दे सकते हैं, जहाँ पर युक्त प्रतिबंधों के द्वारा कुछ मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। ओके, अगला है कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। इंडियन पार्लियामेंट इज नॉन सॉवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट, इवेलुएट दिस स्टेटमेंट। क्या हमारी संसद संप्रभु नहीं है? मतलब हमारे संसद क्या खुद से फैसले नहीं लेती है? क्या अमेरिका, रूस, बाहर के चीन के या किसी दूसरे देश के प्रभाव में आकर कोई फैसला लेती है, या किसी और शक्ति के कारण कोई फैसला लेती है? इस खंडन का भी आपको समीक्षा करना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी संसद जो है वो संप्रभु है, अर्थात हमारी संसद खुद से अपने देश के हित में कानून बनाती है, फैसले लेती है। ओके, इसमें क्या है कि हमारे प्रस्तावना का भी आप देखो, जिसमें संप्रभुता शब्द का उल्लेख किया गया है, उसको भी आप बता सकते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस क्वेश्चन का भी आपको खंडन करना है। अगर पॉलिटी की समझ होगी तो ही आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ कथन भी डाल सकते हैं। इसमें क्या बोला था, जैसे पंडित नेहरू जी ने बोला था, अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा, जो पढ़ना ही चाहिए एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी पर पंडित नेहरू जी ने क्या बोला था कि आज़ादी का, संप्रभुता का मतलब ही होता है कि विदेश नीति आपकी स्वतंत्र होनी चाहिए। एक बार जब विदेश नीति आपके हाथ से निकल गया तो बाकी सब तो इंटरनल पॉलिटिक्स है ना। उसके बाद आप संसद का इतिहास के बारे में वर्णन दे सकते हैं कि आज़ादी के बाद से संसद ने कैसे काम किया है। कुछ मेन एक्ट के नाम बता सकते हैं जिसको पारित किया गया है संसद के द्वारा। हाल ही में जीएसटी पारित किया गया है, 370 को हटाया गया। 370 को जब हटाया गया, क्या हम बाहर के देशों के प्रभाव में आकर हमने 370 को हटाने से मना कर दिया गया? नहीं। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि 370 को हटाना हमारी संप्रभुता को दिखाता है कि हमारे देश के हित में फैसला था, हमने लिया उसको। ओके, अगला है कि भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था
राष्ट्रोन्मुखी न होकर व्यक्ति उन्मुख है, इस तथ्य को बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि भारतीय राजनीति की जो दल व्यवस्था है, दलगत व्यवस्था, ये राष्ट्र के भलाई के लिए काम नहीं करती है, व्यक्ति की भलाई के लिए काम करती है। इसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है। पॉलिटी में सारे क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, सोच के लिखने वाले आते हैं, कुछ भी रट के आप नहीं लिख सकते हैं। ई शासन से क्या समझते हैं? ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। ई गवर्नेंस की बात कर रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा। इस तरह क्वेश्चन दिख जाए तो बोनस समझना, क्योंकि जितने ई गवर्नेंस से संबंधित, ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? पेपरलेस गवर्नेंस या फास्ट काम करना, है ना, उसकी बात कर रहा है यहाँ पर। तो उससे संबंधित जो भी योजना लिख जाए, सबका 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भर दो पूरा 4 पेज। और ई गवर्नेंस के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। फिर क्या लिख दोगे अंत में कि बिहार की स्थिति क्या है। अब ई गवर्नेंस के आधार पर रैंकिंग जो निकाली जाती है नीति आयोग के द्वारा, उसको आप लिख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधाएं कौन कौन की क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे लाइसेंस वगैरह बनाना अभी उपलब्ध हो गया है शायद ऑनलाइन कहीं कहीं पर, है ना, तो उसको आप लिख सकते हैं। तो ई गवर्नेंस में यही सब चीज़ आती है। सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से आपके पास तक पहुँचा दे रही है ना, वही ई गवर्नेंस होता है। ओके, अगला है कि भारतीय कृषि में 1991 से समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। अब ये डायरेक्ट कहाँ से पूछा है पता है आपको? ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का पढ़ोगे तो वहाँ पर दिया हुआ है। 1991 ही क्यों दिया? क्योंकि 1991 के बाद हमारे देश में हमने एलपीजी को लागू किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको लागू किया था। तो उसके बाद हमारी कृषि पर, कृषि बोले तो भारत के एग्रीकल्चर पर जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में लिखना है। तो उसके बाद से क्या हुआ कि हमारी जीडीपी में लगातार कृषि का जो परसेंटेज है वो घटता गया, लेकिन कृषि का वॉल्यूम बढ़ता गया, है ना। समझ रहे हो ना इसका मतलब? पहले हमारी जीडीपी 100 रुपये की थी, उसमें 17 रुपये कृषि का था, लेकिन अब हमारी जीडीपी 500 रुपये की है तो उसमें 20 रुपये कृषि का है। कृषि क्या बढ़ा नहीं, 17 से 20 हो गया, लेकिन हमारी जीडीपी तो ज़्यादा बढ़ गई, परसेंटेज कम हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 17% के करीब में है, यहाँ पर तो बहुत ही कम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? इसके बारे में पूछ रहा है आपसे, बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए। व्यवहारिक उपाय पूछा है आपसे। तो कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो लैंड जो हैं वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, सीमांत कृषक अधिक हैं, तो आपको उसके लिए सहकारी कृषि अपनाना चाहिए, जिससे 20 50 100 किसान मिलकर, या कम्युनिटी फार्मिंग अपनानी चाहिए। बहुत सारे किसानों का झुंड इकट्ठा होकर एक साथ कृषि करें। समझ रहे हो ना? लागत कम करना पड़ेगा आपको, यानी कि मशीनी लागत वगैरह सबको कम करना पड़ेगा आपको। ये सब चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा है कि भारत में आर्थिक सुधारों को बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता पर विवेचना कीजिए। आर्थिक सुधार का काल यानी कि 1991 के बाद कौन कौन से आर्थिक नियोजन हुए हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इस संदर्भ में समझाइए किस प्रकार राज्य और बाजार देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं, ये बताना है आपको। उसके बाद से है कि एमएसएमई के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ओके, तो आप लोग, अब बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने अप्रोच बता दिया है। अब आज मैं चलता हूं आज के क्वेश्चन पर, और इन सब क्वेश्चनों का आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने जो बताया है, अगर आपको वहां पर सेंड करना हो, इंस्टाग्राम का आईडी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप सेंड कर सकते हो मुझे, मैं चेक कर दूंगा। ओके, जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, सीधा सीधा आपसे पूछेगा इसके बारे में, और 36 नंबर का लिखना है इसको, छोटा नहीं है कि एक पेज में 100 शब्दों में लिखना है, 36 नंबर का लिखना है आपको। ओके, अगला है कि वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे बढ़ती हुई जनसंख्या, उच्च स्वास्थ्य जोखिम, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, घटती जा रही कृषि भूमि, इन चारों क्षेत्र में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए। कौन कौन सी? बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे रोकें, उच्च स्वास्थ्य जोखिम को कैसे सही करें, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन को कैसे सही, यहाँ पर आपको एसडीजी लिखना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में लिखना पड़ेगा। घटती जा रही कृषि भूमि जब घट जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं? हम हाइड्रोपोनिक्स का सहारा ले सकते हैं, अलग अलग फार्मिंग के तरीके अपना सकते हैं, हाइब्रिड बीज यूज़ कर सकते हैं, जिससे कम खेत पर ही ज़्यादा उत्पादन हो जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ओके, तो इन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं। उच्च स्वास्थ्य जोखिम का क्या है? इसमें आप आयुष्मान भारत का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि स्वास्थ्य जोखिम को सही करने के लिए इस तरह की योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। बढ़ती जनसंख्या पर आप 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी लिख सकते हैं, या जो निरोधक होते हैं उनके उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है? जागरूकता की बात आप करेंगे, है ना,
जागरूकता की बात करेंगे, फर्टिलिटी रेट जो है हमारा वो 2.1 के करीब में तो वैसे ही पहुंच गया है, 2.1% के करीब में, जो एक आइडियल फर्टिलिटी रेट माना जाता है। जो नया जो फैमिली हेल्थ सर्वे आया था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इन सब चीज़ों को जब आप लिखना शुरू करोगे, एक बार लिखना तो शुरू करो, पहली बार हो सकता है 100 शब्द में ही लिखो, लेकिन लिखोगे तो ना, पहली बार 100 शब्द लिखने से ही घबराते हैं बहुत सारे लोग। लिखना तो शुरू करो सबसे पहले। ओके, उसके बाद है बिहार में लगातार बढ़ रहे बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहा है। इन आपदाओं का पूर्वानुमान और प्रबंधन में विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका हो सकती है? अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरण के द्वारा समझाइए। प्रायोगिक उदाहरण का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल उदाहरण, जो देश में कहीं पर किया गया हो इस तरह की चीज़ें, उसके द्वारा आपको समझाना है ना। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो? बांध का निर्माण वगैरह के कारण, जैसे उड़ीसा में जब महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया तो उड़ीसा का बहुत सारा क्षेत्र बाढ़ मुक्त घोषित हो गया है ना। जैसे बंगाल में जब दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों पर बांध बनाया गया था आज़ादी के बाद, तो उसके जो दामोदर नदी कभी शोक कहलाती थी बंगाल का, उससे बंगाल को काफ़ी ज़्यादा छुटकारा मिला था। कोविड-19 के कारण स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट को नियंत्रित करने और राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी क्या भूमिका निभा सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो चलिए आज के क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि एक मॉडल आंसर के तौर पर कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? 66वीं बीपीएससी के क्वेश्चन है। हैंडराइटिंग वगैरह के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना, देखना जो भी लिखा है उस कंटेंट पर ध्यान देना। चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। क्या हमें बोल रहा है? चंपारण सत्याग्रह, कीवर्ड पकड़ते हैं, स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था, ये बताना है आपको। कैसे इसको प्रूव करना है आपको, कैसे था ये निर्णायक मोड़, था भी कि नहीं था, इसके पक्ष विपक्ष में आपको पॉइंट लिखने हैं। तो था, ये तो सब मानते हैं, तो उसके बारे में लिखा है। चंपारण सत्याग्रह का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अद्वितीय योगदान है। इस सत्याग्रह के उपरांत मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी बन गए थे और कुछ लोगों ने तो आजान भुज राम का अवतार तक इनको घोषित कर दिया था। बहुत बड़ी अफवाह फैली थी आज़ादी के समय से पहले कि जो गांधी जी है ना, वो भगवान के अवतार है। एक बार तो प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा था। चंपारण सत्याग्रह मैंने यहाँ पर लिखा, उसका इंट्रोडक्शन दिया कि बिहार 1917 में हुआ, भारत का पहला सत्याग्रह था, नील किसानों का शोषण हुआ था। अब इन 3 पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना के रास्ते मोतिहारी पहुंचे। इससे पहले वर्ष 1916 कांग्रेस अधिवेशन, राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को मुलाकात कर उनको बिहार और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को बताया था कि बिहार और चंपारण में किस तरह की दुर्दशा है किसानों की। इसके उपरांत महात्मा गांधी अपनी पत्नी कस्तूरबा के साथ चंपारण आकर यहाँ किसानों का हाल जाना था उन्होंने। समस्या क्या थी? अब समस्या देखते, चंपारण में समस्या क्या थी। 19वीं सदी के शुरुआत में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों के साथ अनुबंध हस्ताक्षर कर लिया था। एक उन्होंने बॉन्ड साइन करवा लिया था किसानों के साथ, जिसके तहत 3/20 भाग पर, मतलब कि 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, उसमें से 3 कट्ठे पर आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। 3/20वें हिस्से पर नील की खेती को अनिवार्य बना दिया गया था। लेकिन ठीक है, अनिवार्य बनाया गया, लेकिन फिर भी काम चल रहा था। बाद में जर्मनी में जब रासायनिक रंगों की खोज के कारण नील की खेती लाभप्रद नहीं रही, परंतु फिर भी किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता रहा। चंपारण के सभी नील बागान मालिकों ने अपने कारखाने बंद करने पर विवश तक हो गए थे। वो समझ रहे हो ना। इस अमानवीय शोषण से किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उनके एक समय के भोजन का इंतजाम भी मुश्किल से हो पाता था। इतनी वहाँ पर बदहाल स्थिति हो गई थी। एक कपड़ा होता था, एक महिला कोई कपड़ा पहनकर जाती थी घर के बाहर, तो एक महिला घर में बिना कपड़ों के छुप के बैठी हुई रहती थी। इस तरह की स्थिति का कुछ इतिहासकारों ने, कुछ साहित्यकारों ने वहाँ पर वो दिया है कि चंपारण में ऐसी स्थिति हो गई थी। किसानों ने सर्वप्रथम 1908 में इसके खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, परंतु पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें निराशा ही हाथ लगी थी। इस विकराल स्थिति के पश्चात राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए तैयार किया, परंतु सबसे बड़ा सवाल यह है कि चंपारण ने गांधी जी को चुना था या गांधी जी ने चंपारण को चुना था। चंपारण सत्याग्रह, अब इसके महत्व पर आ गए, जो मेन बॉडी है उस पर हम आ गए। पहले हमने क्या बोला? पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर समस्या बताई, अब मेन बॉडी पर आ गए हम लोग। आंदोलन हेतु इसका क्या महत्व था? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन हेतु इसका राजनीतिक महत्व क्या था और इसका सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा भारत पर? सामाजिक महत्व है कि महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के रूप में छोटे स्तर पर दक्षिण अफ्रीका में सफल हो चुका था। सत्याग्रह आंदोलन के रूप में, सत्याग्रह जो है वो एक आंदोलन के रूप में पहले ही सफल हो चुका था, परंतु भारतीय समाज द्वारा इस तरीके को अपनाने को लेकर काफ़ी संदेह था।
परंतु चंपारण सत्याग्रह ने इस संदेह को दूर कर दिया कि भारतीय समाज सत्याग्रह को भी अपना सकती है। भारतीय समाज ने अहिंसा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में स्वीकार किया। इस समय जब चीन और रूस में हिंसक सामाजिक आंदोलन चल रहा था, 1917 के आसपास ही रूसी क्रांति होती है, फिर चीन में एक हिंसक क्रांति होती है माओ के नेतृत्व में। भारतीय किसानों की समस्या को लेकर पहली बार इस स्तर पर प्रतिरोध अंग्रेजों को झेलना पड़ा। इसके बाद सामान्य किसान भारतीय आंदोलन का हिस्सा बन गए थे। चंपारण आंदोलन के बाद चंपारण सत्याग्रह से पूर्व लगभग सभी विरोध प्रदर्शन शहरी भागों की समस्याओं को लेकर या फिर विरोध प्रदर्शन केवल शहरी भागों में भी प्रभावी हो पाए थे। पहली बार कोई आंदोलन ग्रामीण भाग में आयोजित हुआ और पूरे देश पर प्रभावी हुआ था। आयोजित हुआ गांव में प्रभाव पूरे देश पर गया था, उसका पहली बार ऐसा हुआ था। अब क्या है राजनीतिक महत्व इसके देखते हैं क्या क्या है। पहला है कि इस आंदोलन के पश्चात भारत को गांधी मिला और गांधी को भारत मिल गया, जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के भविष्य को बदल कर रख दिया। पहली बार भारत के लोगों ने देखा कि कोई भारतीय अंग्रेज की आदेश की अवहेलना कर रहा है। अंग्रेजों ने 25% कर की वापसी भी हो गई, मतलब अंग्रेज परास्त हो सकते हैं। ये चीज़ लोगों के मन में आया कि अंग्रेज विवश होकर पीछे भी हट सकते हैं। बिना हिंसा आंदोलन से आप अंग्रेजों को मजबूर कर सकते हैं। देश के सामान्य लोग पहली बार आंदोलन से जुड़े थे। इसी आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह ने एक नए युवाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम किया। राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब वो युवा नेता थे उस समय जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में आगे चलकर बहुत बड़े काम करने वाले थे। महात्मा गांधी चंपारण जांच समिति के अध्यक्ष नहीं सदस्य बने तथा तथ्यों के आधार पर किसानों को मुआवजा भी दिलवाया। एफ.जी. सलाई के नेतृत्व में इसका अध्यक्षता एफ.जी. सलाई के नेतृत्व में जांच समिति बनी थी, जिसके सदस्य थे गांधी जी। जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे तो वहां के पुलिस अधिकारियों ने वापस जाने का आदेश दिया था, जिसे गांधी जी ने नकार दिया। ये उस समय के भारत में बहुत बड़ी बात थी कि अंग्रेजों के आदेश को किसी ने नकार दिया। इनसे बोला गया आप वापस जाओ, इन्होंने बोला हम नहीं जाएंगे, सीधा सीधा। चंपारण सत्याग्रह से पहले स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन हुए थे, परंतु इस आंदोलन ने सत्याग्रह द्वारा आताताई सरकार को विवश करने की कला को सिखाया तथा उसे क्रियान्वित भी किया। आंदोलन का महत्व क्या था? सामान्य लोगों ने पहली बार बृहद स्तर पर जाना कि अंग्रेज गरीबों के शोषक हैं। किसान तथा सामान्य जनता आंदोलन से जुड़ने लग गए। अहिंसा और सत्याग्रह एक आम हथियार लेकिन असरदार बनकर सामने आई। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के पश्चात अहमदाबाद एवं खेरा सत्याग्रह को भी सामान्य जनता, किसान, मजदूरों ने मिलकर सफल बनाया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पहली बार जाना कि साध्य और साधन दोनों का पवित्र होना बहुत ही अनिवार्य होता है। अब आ गए हम उसके निष्कर्ष पर, जहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये। अतः हम कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह ने न सिर्फ गुलाम भारत को बल्कि आज़ाद भारत की भी तस्वीर को बदल दी। आज भी लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल इत्यादि का सहारा लेते हैं। शायद इसी कारण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को इस आंदोलन के पश्चात महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये पूरा एक कंप्लीट 4.5-5 पेज का आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ओके, तब जाके एक आंसर कंप्लीट होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो? यहीं तक था। एक क्वेश्चन भी मैंने दिखा दिया। इंस्टाग्राम आईडी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, किसी को अगर भेजना हो तो आप भेज सकते हो, वहाँ पर मैं चेक करके बता दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।